नमस्कार दोस्तों, RBBP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको दर्पणों के उपयोग बताए थे, दो छोटे से न्यूमेरिकल कराए थे और लास्ट में ये बताया था कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। उसमें वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अब आज आपको सुनाई दी है और ज़्यादा एक रे डायग्राम था उत्तल दर्पण वाला, मैं लास्ट के वीडियो में फिर बना दूंगा, उसमें इतनी कोई समस्या नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी समतल दर्पण को अपनी प्रारंभिक अवस्था से थीटा कोण पर झुका दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। तो आंसर आता है, जब किसी समतल दर्पण को अपनी प्रारंभिक अवस्था से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 गुने कोण 2 थीटा से घूम जाती है। यानी समतल दर्पण को घुमाएंगे हम थीटा कोण से तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा से। मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूं बेटा आपको। ये समतल दर्पण है, ये इसका नॉर्मल है एन ओ पॉइंट तक, ये कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। तो इनका कहना यह है कि ये समतल दर्पण की प्रारंभिक अवस्था M1 है, ठीक है ना। और ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये बेटा परावर्तित किरण है। अब इस दर्पण को अपनी प्रारंभिक अवस्था से थीटा कोण पर घुमा जाए, यानी इसको नई पोजीशन में यहां ला दिया जाए, M1 से M2 अवस्था में लाया जाए। ये कोण थीटा बनता है, यानी पहले ऐसे रखा था, अब हमने उसको थीटा कोण से घुमा दिया। तो आप लोग ये देखेंगे इसमें बेटा आपतित किरण तो यहीं रहेगी, ठीक है ना। इसका जो अभिलंब है वो भी अपनी अवस्था से थीटा कोण घूम जाएगा। ये कोण कितना बनने लगेगा? थीटा बनने लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर पहले दर्पण प्रकाश की किरण के लिए कोण आई था, आपतन कोण कितना था पहले आप देखेंगे आई। अगर हम दर्पण को थीटा कोण से और घुमा देंगे तो बेटा अभिलंब ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा। अब इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण कौन बनेगा? पूरा ये बनेगा, कितना बनेगा? आई प्लस के थीटा। सुन रहे ना। तो परावर्तित किरण अब यहाँ पर है, ठीक, लेकिन अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण भी कितना बनेगा? आई प्लस थीटा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला जो कोण दिख रहा था हमको पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये भी तो आई दिख रहा था, क्योंकि ये अब पहले का परावर्तन कोण है और पहले का परावर्तन कोण है, इसका मतलब आपतन कोण के बराबर है, ठीक। अब यहाँ से जो परावर्तित किरण कोण बनाएगी वो कहाँ से बनाएगी? आई प्लस थीटा, यहाँ से इस वाले नॉर्मल से बनाएगी, कितना? आई प्लस के थीटा, ठीक। तो ये परावर्तित किरण जो पहले यहाँ जा रही थी वो बेटा अब दूसरी जगह जाने लगेगी, इधर कहीं जाने लगेगी। तो कितना यहाँ से अभिलंब से कोण कितना बनाएगी? ये आई प्लस के थीटा बनाएगी। इसका भी कितना होगा? आई प्लस के थीटा ही होगा। तो अपनी प्रारंभिक अवस्था से कितना घूमेगी पहले? ये इसका कोण ये आई प्लस थीटा तो यहां तक है, देख रहे हैं आप, टोटल ये आई है, ठीक। और ये थीटा इधर आई गया और आई प्लस थीटा इधर बचा, बीच का आई कम कर दो, आई प्लस थीटा और थीटा में से आई कोण कम कर दो, क्योंकि आई तो पहले बन ही रहा था, तो कितना निकल के आ जाएगा? 2 थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, पूछा जाता है कि अगर समतल दर्पण को अपनी प्रारंभिक अवस्था से थीटा कोण पर झुका दिया जाता है तो उसके द्वारा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण कितने कोण से घूम जाती है। तो आप कह देंगे बेटा 2 थीटा कोण से घूम जाती है, 2 गुने कोण से घूम जाती है। एक प्रश्न और है कि हम समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी हम
किसी भी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, है ना, तो समतल दर्पण के लिए जो आवश्यक न्यूनतम लंबाई है उसका मान बेटा आपकी जो ऊंचाई है उसका आधा होता है। किसी भी समतल दर्पण के सामने अगर h ऊंचाई की कोई भी वस्तु रखी है तो उस दर्पण में उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दर्पण की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी बेटा, h/2 आएगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, इसके बाद में आपको अब पढ़ाएंगे हम अपवर्तन, और अपवर्तन में सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको हम माध्यम। माध्यम कैसे कहते हैं, मीडियम। माध्यम है क्या, प्रत्येक पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण संचरित होती है अथवा संचरित होने का प्रयास करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, यानी प्रत्येक पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण संचरित होती है अथवा संचरित होने का प्रयास करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। संचरित होती है या प्रयास करती है, इस आधार पर जो माध्यम है बेटा वो दो प्रकार का है। पहला विरल माध्यम, इसको कहा जाता है प्रकाशीय विरल माध्यम, रेयर मीडियम। दूसरा आता है बेटा सघन माध्यम, इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। और ये पढ़ाया जा रहा है आपको प्रकाशीय विरल माध्यम और प्रकाशीय सघन माध्यम, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इनकी परिभाषाएं लिखेंगे तो पहली हेडिंग डाल के आप लिख देंगे विरल माध्यम में कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से संचरित हो जाती है उसे हम प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा कहाँ संचरित होती है, निर्वात में। अब आप कहेंगे सर निर्वात में तो माध्यम है ही नहीं, आपने तो परिभाषा पढ़ा दी। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि निर्वात में भी हाइपोथेटिकल मीडियम यानी काल्पनिक माध्यम ईथर माना जाता है। ठीक है ना, जब आपको तरंग प्रकृति वाला प्रकाश की प्रकृति वाला पाठ पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। जो निर्वात है उसमें भी काल्पनिक माध्यम ईथर को माना जाता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाशीय विरल माध्यम, यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से संचरित हो जाती है उसे हम प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, और दूसरा लिख देंगे सघन माध्यम, प्रकाशीय सघन माध्यम। तो आप उसमें लिखेंगे वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आंशिक रूप से यानी आसानी से संचरित नहीं हो पाती है उसे हम प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। बेटा आप ये बात निश्चित रूप से जानते हैं कि हम किसी भी माध्यम को निश्चित रूप से सघन अथवा विरल नहीं कह सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस माध्यम के सापेक्ष आपने देखा है। ठीक, तो फिर हम सर कैसे कहेंगे, हाँ इतना जरूर है कि सघन माध्यम या विरल माध्यम की जो पहचान की जाती है वो उस पदार्थ के अपवर्तनांक के आधार पर की जाती है। उस पदार्थ का अपवर्तनांक है वो क्या है, इसके आधार पर हम उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं अभी आपको अपवर्तनांक की परिभाषा बताता हूँ, अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो जिन पदार्थों के अपवर्तनांक अधिक होते हैं वो प्रकाशीय सघन होते हैं और जिनके अपवर्तनांक कम होते हैं वो प्रकाशीय विरल होते हैं। अब अपवर्तनांक भी दो प्रकार का आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो आएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक और एक आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो आपकी निरपेक्ष अपवर्तनांक की कर रहा हूँ, आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात हमने अभी की नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि वे पदार्थ जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होते हैं वे प्रकाशीय सघन होते हैं और जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होते हैं वो प्रकाशीय विरल होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब मैं अभी बता दूं आपको कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन या म्यू से दर्शाते हैं, एन से दर्शा देंगे या म्यू से लिख देंगे। ठीक है ना, कैसे लिखा जाता है,
निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैंने सीधे निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा आपको बता दी। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपको यहाँ से एक बात और दिखाई दे रही है बेटा कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। हमेशा B की जो वैल्यू आएगी माध्यम के लिए वो C से कम आएगी। तो आपको यहाँ से ये भी दिख रहा है कि जो n का मान है वो हमेशा 1 से अधिक या 1 के बराबर आएगा, क्योंकि हवा में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की चाल के बराबर मानी जाती है। तो इतना यहाँ से अपन ने पढ़ लिया है कि किसी भी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। हवा के लिए 1 माना जाता है, निर्वात के लिए तो होगा ही होगा, हवा के लिए भी लगभग 1 ही होता है। ठीक, आ रही है बात समझ में? बाकी सभी माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। निर्वात और हवा के लिए 1 लेते हैं, बाकी सभी के लिए कितना लेते हैं? 1 से अधिक। तो आप अब ये एक बात बताओ, परिभाषा तो बता रहे थे आप अपवर्तनांक की और बता दिया आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो चलो अपवर्तनांक की भी बता देते हैं आपको। पीछे से निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख देना। ये क्या लिखा है? एक माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या लिखा है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना? तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, आ रही बात समझ में? यानी किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। आगे बात समझ में? और बेटा ये जो परिभाषा लिखी है वो आपकी आपेक्षिक अपवर्तनांक की लिखी हुई है। आपेक्षिक अपवर्तनांक भी लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। समझ रहे ना? निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है जो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। और उसे क्या कहेंगे? अब आप यहीं से देख लो, मैंने क्या कहा? एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये कौन सी परिभाषा आ गई? आपेक्षिक अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक की परिभाषा में भी यही लिख देंगे। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं, मैंने अभी क्या बोला था आपसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए कि निर्वात के सापेक्ष, जब निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे तो पहला माध्यम यहाँ आएगा, उसमें क्या आएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कौन होती है? C। ठीक, निर्वात के सापेक्ष वैक्यूम लिख देता हूं, V फॉर वैक्यूम। निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये V है, उस माध्यम की चाल है, यही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जो मैंने पहली परिभाषा आपकी लिख दी थी। समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान से सुन लें फिर से कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा, और आपेक्षिक अपवर्तनांक का मान 1 से कम, 1 से अधिक और 1 के बराबर हो सकता है। आप एक्सरसाइज में प्रश्न करेंगे तो आप बिल्कुल सुन लें। अगर ये लिखा हुआ है कि इस पदार्थ का अपवर्तनांक इतना है, इसका मतलब निश्चित रूप से मान लो वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। ठीक, और ऐसा लिखा जाए कि इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक इतना आता है, तो वो उसका आपेक्षिक अपवर्तनांक माना जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि किसी प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, इसका मतलब ये क्या है? इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। समझ रहे हैं? जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है।
सुन पा रहे हैं? अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर निरपेक्ष अपवर्तनांक तो हमारी समझ में आ रहा है 1 से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी के लिए भी b का मान c से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक कैसे होंगे तो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। ठीक, अभी आपने मुझसे क्या कहा था कि 1 and 2 यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आता है बेटा b1/b2। तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने तो लिख दिया। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें b1/c, इसको लिख दें v2/c, अंश और हर में प्रकाश की चाल c से भाग दे दिया। तो आपने मुझे अभी क्या बताया था? अभी आपने पढ़ा था कि जो n है n इक्वल टू होता है c/v, और यहां लिखा जाएगा c/v1, तो ये हो जाएगा n1, यानी माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे। तो इसी बात को आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है बेटा b1/c, तो इसके स्थान पर यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 1/n1, तो ये कितना आ जाएगा b1/c। इसका मतलब है कि जो b1/c है वो पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का व्युत्क्रम है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना? जरा ध्यान से 1 मिनट देखेंगे तो ये 1n2 इज इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा 1/n1, और इसके नीचे क्या लिखा जाएगा 1/n2। इतना तो आप जानते ही हो, पहले चौथे से गुणा होता है, दूसरे तीसरे से होता है। तो 1n2 इज इक्वल टू n2/n1 आता है। ये कितना आएगा n2/, एक मिनट, n1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जरा देख लो, दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ तो रही है सर, ये तो आपने अंकों में लिख दिया, मैं उदाहरण देके अभी आपको बताता हूँ, तब आप सुनना। मैंने अभी बोला था कि कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो मान के चलो 3/2 है, 1.52 लिखा जाता है, लेकिन मैं तो 3/2 लिख रहा हूँ, 1.5 ही लगा दूंगा, ठीक है ना? अभी एक और सर क्राउन कांच के लिए कि फ्लिंट कांच के लिए, वो बाद की बात है कि क्राउन कांच के लिए आता है 1.52, फ्लिंट कांच के लिए आता है 1.62, वो पीछे की बात है। और बेटा जल के लिए आता है, वो आता है आपका 4/3। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए हैं, इतनी बात सही है। अब आपके हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखूँ 1n2 बराबर n2/n1, तो यहीं जरा देखो, यहाँ जगह है, आप देखेंगे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ WNG बराबर, इसके हिसाब से यहाँ 1 पहले था, 2 पीछे है, 1n2 को आपने क्या लिखा n2/n1, तो WNG को क्या लिखेंगे आप NG/NW। तो यहाँ क्या आ रहा है W फॉर वाटर, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही तो लिखेंगे। क्यों? 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप इसको कितना लिखेंगे जरा देखो, Ng की वैल्यू कितनी है वहां से 3/2 लगा दीजिए, NW की वैल्यू कितनी है 4/3, इसका गुणा करो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपका, जरा देखें। ये निकल के आएगा WNG इज इक्वल टू, ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9, और 2 और 4 का करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी WNG बराबर हो जाएगा 9/8। यानी जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 9/8 आ रही है ना? ठीक। अब दोबारा से इधर देखें, अब मैं लिखूंगा आपके लिए GNW, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आएगा जरा देखो, कितना लिखेंगे यहाँ पर NW/NG। NW कितना है 4/3, NG कितना है 3/2, कितना आएगा बेटा ये GNW 8/9। ये क्या है 8/9 है, वो 1 से कम है,
है कि नहीं। तो ये बेटा आपेक्षिक अपवर्तनांक हैं, इनके मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं और 1 से कम भी हो सकते हैं। ये तो बता रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ये बता रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक के मान 1 के बराबर, 1 से कम और 1 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से कम क्यों नहीं होता है, तो आप आंसर में लिख देंगे क्योंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से अधिक नहीं होती है, इसीलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो थोड़ी सी बात परिभाषा बेटा अपवर्तनांक की थी। अब आप पहचानने होंगे, इस बात को आप फिर से नोट करेंगे कि बेटा जिन माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है वो प्रकाशीय सघन होते हैं, ठीक, और जिनके लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होता है वो प्रकाशीय विरल होते हैं। ये जैसे मान के चलो Ng मैंने अभी आपको लिखा था 1.5 और NW ये लिखा था मान लो मैंने आपको 1.3, सही वैल्यू 1.52 लिख दो तो 1.33 आती है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा सही लिखा है। अब आपसे पूछा जाए ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए कि इनमें कौन प्रकाशीय सघन है कौन प्रकाशीय विरल है, तो आप लिख देंगे ये प्रकाशीय सघन है, कांच है वो प्रकाशीय सघन है और जो पानी है वो प्रकाशीय विरल है। इतनी बात समझ रहे हैं ना, ठीक, आ रही है बात समझ में। तो ये अपवर्तनांक के आधार पर पहचाना जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कितने पदार्थ होंगे जिनको हम पहचानेंगे, आपको ज़्यादा नहीं पहचानने हैं, केवल आपको 3 ये जो पदार्थ हैं इनके अपवर्तनांक याद होने चाहिए, बाकी के तो आपको बुक में दिए हुए आते हैं। सबसे पहला निर्वात और हवा के लिए अपवर्तनांक कितना लेंगे हम 1, दूसरा कांच के लिए कितना लेंगे 3/2 और जल के लिए कितना लेंगे 4/3, इसको 4/3 कह देते हैं और इसको 3/2 कह देते हैं, ठीक है। अब ये कि सर ये फिर 2 कहाँ चला जाएगा, वो सीधी बात है, आपको प्रश्न कराएंगे तो इतना ही लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, सुन रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपको दिए जाएंगे वो आपको अपवर्तनांक उन पदार्थों के लिखे हुए आएंगे, ठीक। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है उसको भी सुने। सामान्यतः जिन पदार्थों के द्रव्यमान घनत्व अधिक होते हैं, ठीक है ना, वो प्रकाशीय सघन हो सकते हैं और जिनके द्रव्यमान घनत्व कम होते हैं वो प्रकाशीय विरल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता है। ये सर्टेनली हम ऐसे निश्चित रूप से ये नहीं कहेंगे कि बेटा अगर जिनके द्रव्यमान घनत्व अधिक होंगे वो प्रकाशीय सघन होंगे, जिनके द्रव्यमान घनत्व कम होंगे वो प्रकाशीय विरल होंगे, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। क्यों? हाँ, तो फिर हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, निश्चित रूप से एक ही बात कह सकते हैं, वे माध्यम जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होते हैं वे प्रकाशीय सघन होते हैं और जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होते हैं वो प्रकाशीय विरल होते हैं। उदाहरण के लिए बेटा कार्बन डाइसल्फाइड गैस है ना, और इसका द्रव्यमान घनत्व जल और कांच दोनों से कम होता है, लेकिन इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.62 होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है कार्बन डाइसल्फाइड का 1.62। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो प्रकाशीय सघन है जल अथवा कांच से, लेकिन इनके द्रव्यमान घनत्व क्या है कार्बन डाइसल्फाइड से ज्यादा है। तो आप इस बात का पॉइंट बना लें और उसी बात को आप लिखें। क्या लिखना है आपको, जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होंगे वो प्रकाशीय सघन होंगे और जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होते हैं वो प्रकाशीय विरल होते हैं, ठीक है ना। जब तक 2 माध्यम नहीं दिए जाएंगे तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन प्रकाशीय सघन है कौन प्रकाशीय विरल है, दोनों की उपस्थिति होगी तब हम आपसे कह पाएंगे, है ना। इसके साथ ही अब मुझे पढ़ाना है बेटा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से या दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर
अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण के मुड़ने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ, फिर आपको दोबारा से परिभाषा सुनाता हूँ, वो आपको डायग्राम के हिसाब से समझ में भी आ जाएगी। ठीक बेटा, ये देखो मैंने कोई भी दूसरा माध्यम ले लिया है। इधर मान लीजिए हवा है, और हवा क्या है, और इधर मान लें आप कांच मान लो या जल मान लो, कांच मान लीजिए, ग्लास। तो ये तो रेयर मीडियम होगा, विरल माध्यम हो जाएगा, विरल, और ये कांच हो जाएगा सघन। अब देखेंगे आपको, ये दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। सीमा पृष्ठ माने जहां दोनों माध्यम एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम सीमा पृष्ठ कहते हैं। देख लीजिए, ये लाइन खींच दी मैंने, ये क्या है बेटा, सीमा पृष्ठ। अब ये प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे जा रही है ना, दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पहुंचेगी। तो हकीकत तो ये कि ऐसे जानी चाहिए थी, सीधे जाती, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाती है, ऐसे करके सीधे नहीं जाएगी। तो क्या होगा, ये अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तब परिभाषा आती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये मीडियम 1 है, माध्यम 1 कह देंगे तो इसको कहेंगे हम माध्यम 2। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से मुड़कर चली जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का मुड़कर जाने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है ना, मैंने ये अभी बिल्कुल भी नहीं कहा है आपसे कि प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना है वही आपका अपवर्तन है, क्योंकि बेटा प्रकाश की किरण के मुड़ने की जो घटना है वो परावर्तन में भी होती है। मैंने पूरी परिभाषा बताई थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण का माध्यमों के सीमा पृष्ठ से मुड़कर जाने की घटना है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी अब बेटा क्या है, ये इसका अभिलंब मान लेंगे हम। तो ये तो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है ना, सभी जानते हैं। और ये है हमारी अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण बनेगा, और ये बनेगा बेटा हमारा आपतन कोण आई है। ये अगर नहीं दिख रहा हो वीडियो में तो आप लिख लेंगे इसको, ये आई है। और ये है बेटा हमारा अपवर्तन कोण आर, क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, अभी आपको चित्र में मैंने पढ़ाया ही तो है, आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ जा रही थी, इधर क्यों आ गई, इधर क्यों नहीं आएगी। अरे इस प्रकाश की किरण को अभिलंब के पास आना है कि अभिलंब से दूर जाना है, ये तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है कि सघन से विरल में जा रही है। ये तो आगे का विषय है, आगे हम आपको बताते हैं। अभी तो मैंने केवल परिभाषा बताई और उसका आप ये डायग्राम बना देंगे। इतना जरूर है कि यहाँ आपको दिख रहा है कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इसीलिए मैंने अभिलंब की ओर ले लिया, क्योंकि विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है इसको भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें एक बार पूछा गया कि प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यस और नो आप लिख दो, नो। क्यों, प्रकाश की किरण के मार्ग का विचलन परावर्तन में भी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो आपको तो यही लिखना है, कब विचलन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात सही है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आपको अपवर्तन के नियमों की। जब हम नियम पढ़ा देंगे फिर हम आपको बताएंगे कि सघन से विरल में जाने वाली प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर आती है, और
गलत बोला मैंने, विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आती है और सघन से विरल में जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। उस बात को मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आपने हेडिंग क्या डाला है, क्या लिखा आपने, अपवर्तन के नियम। तो डायग्राम ऐसे ही बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, और यहाँ हेडिंग डाल देंगे अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। पहला, आपतन कोण कहाँ है, ये क्यों, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। तो पहला नियम क्या है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों के लिए नियत रहता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के लिए नियत रहता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपसे स्नेल का नियम अलग से पूछा जाए तो भी आप लिख आएंगे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना, ठीक। और दूसरा जो नियम लिखेंगे वो सब जानते हैं, परावर्तन जैसा है। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर तल का अभिलंब तीनों एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये दो नियम लिख देंगे। अब तीसरा नियम, अब कोई कहे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के वेग अलग अलग होते हैं, ये तो सबको मालूम है। इसका वेग अलग होगा क्योंकि यहाँ माध्यम अलग है, और इसका वेग अलग होगा, यहाँ माध्यम अलग, दोनों माध्यम बदल गए ना। ठीक, अगर ये विरल है और ये सघन है तो इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल का वेग अधिक होगा और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल का वेग होगा वो कम होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि सघन विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा क्यों होगा, आपने अभी स्नेल का नियम पढ़ा, उसमें क्या लिखा कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1 and 2, और इससे पहले अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 and 2 इज इक्वल टू होता है बेटा n2 अपॉन n1, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 लिखा है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा n2 अपॉन n1। क्या लिखूंगा मैं, n2 अपॉन n1। अब जरा आप देख लो, अगर विरल से सघन में जाएगी तो इसे तो माना जाएगा n1 और इसे माना जाएगा n2। सघन में जा रही है तो इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, और n1 की वैल्यू होगी कम। n2 ज़्यादा n1 कम, कब, विरल से सघन के लिए। ठीक, जब n2 ज़्यादा है तो साइन आई की वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा और साइन आर की वैल्यू होनी चाहिए कम, और साइन में कोण ज़्यादा तो वैल्यू भी ज़्यादा है। इसका मतलब n2 ज़्यादा है तो साइन आई ज़्यादा होना चाहिए साइन आर से, और साइन आई का मान साइन आर से तब अधिक होगा जब आई का मान आर से ज़्यादा होगा। या दूसरे शब्दों में कह लो कि साइन आई का मान साइन आर से तभी अधिक होगा कि जब आई की वैल्यू आर से ज़्यादा है या आर की वैल्यू है वो आई से कम, अर्थात ये कोण ज़्यादा होगा और ये वाला कोण होगा वो कम होगा। और ये कम कब होगा, जब इस मार्ग पर जो किरण जा रही थी वो थोड़ी अभिलंब के पास आ जाए। ठीक है ना, इसीलिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप दोबारा से भी देख सकते हो बेटा, n2 इसका है सघन का, n2 ज़्यादा है n1 कम,
n1 कम है तो साइन आर की वैल्यू भी कम होनी चाहिए साइन आई से, ठीक है ना। तो साइन आर कब कम होगा, जब आई की वैल्यू आर से कम हो जाएगी। इसीलिए विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत में जब प्रकाश की किरण, यही बना देता हूं बेटा, इसको मिटा करके इधर आपको समझा देता हूं, सघन से, तो अब ये अपवर्तित किरण नहीं रहेगी। अच्छा चलो पूरा डायग्राम 1 मिनट में बना देता हूं मिटा के। ये सघन है और इधर कौन सा है, विरल, ठीक। ये n1 मान लो और इसको मान लो n2। ये प्रकाश की किरण यहां जा रही है, आपतित किरण है, जानी चाहिए थी यहां लेकिन इधर चली जाती है। ये आपतन कोण है आई और ये अपवर्तन कोण है पूरा बेटा आर। यहां ओ बिंदु है ये, तो ये आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। आप देख लो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक। अब n1 अपवर्तनांक आई का है, सघन का, जरा ध्यान रखना। तो ये अब इस वाले चित्र के लिए हम देखेंगे तो फिर यही लिखेंगे साइन आई बट्टी साइन आर बराबर 1 and 2, और क्या लिखेंगे कि साइन आई बट्टी साइन आई, जहां आई आपतन कोण है उसे ही माध्यम 1 माना है मैंने, समझ रहे ना, ठीक। अब इस बात को देख लो आप कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1 and 2 लगाएंगे, और जब 1 and 2 हम लगाएंगे तो यहां से क्या लिखना पड़ेगा हमको, n2 बटे वही n1। अब n2 आप यहां देख रहे हैं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और n1 है यहाँ सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको n1 की वैल्यू n2 से अधिक प्राप्त हो रही है ना। यानी जब n1 की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है n2 से तो क्या हो रहा है, आप यहाँ देख लो, n1 अधिक है और n2 का मान है कम, तो क्या होना चाहिए, साइन आर अधिक होना चाहिए और साइन आई होना चाहिए कम। तो आप देखो साइन आर कब अधिक होगा, जब आई का मान जब आर का मान है वो आई के मान से अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। वीडियो को आप देख लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। इससे आगे हम आपको कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।